नमस्कार दोस्तों, वेलकम योर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए हमारी आरबीएससी की रिवीजन वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने आरबीएससी 6 क्लास के हिस्ट्री का वीडियो देख लिया है। इस वीडियो में हम जो आरबीएससी 6 क्लास की ज्योग्राफी है उनके सारे चैप्टर कवर करेंगे। केवल इस एक वीडियो के माध्यम से हम सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। ईमानदारी के साथ सारे प्रश्न आप देखिएगा और अपनी तैयारी को परखिएगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि अधिकतर क्वेश्चन आपको आरबीएससी की पुस्तकों से देखने को मिलेंगे और जो हमारी ये वीडियो है ये आपको काफी अधिक बेनिफिट देंगे रीट एग्जाम में। तो ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखना है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमारी इस पहल के लिए आपको एक कमेंट जरूर छोड़ना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 21 मार्च को? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने के लिए चित्र बना देता हूँ। ये सूर्य है और ये हमारी धरती पृथ्वी। यहाँ पर ये कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा और ये है मकर रेखा। तो देखिए, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती हैं 21 जून को। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सूर्य की सीधी किरणें जो हमारी विषुवत रेखा है या फिर भूमध्य रेखा, इस पर कब पड़ती हैं? तो देखिए, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोनों डेटे। और मकर रेखा पर सीधी कब पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें? तो ये पड़ती हैं 22 दिसंबर को। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जब पृथ्वी, यहां पर चित्र में देख लीजिए, सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो कौन सी स्थिति बनती है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब स्थिति बनती है चंद्र ग्रहण की। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो यहाँ पर ये चित्र दे रखा है ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए और कभी भी इस प्रकार का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में काफी अधिक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो कौन सी स्थिति बनती है? तो देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण की। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है? तो देखिए, भारत का जो मानक समय है वो ज्ञात किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं भारत के मैप में 82.5 डिग्री कहां पर है? यहाँ पर। और ये किन किन राज्यों से गुजरती है इसके संबंध में एक अलग क्वेश्चन बना रखा है, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी की आकृति है किस प्रकार? गोलाकार, चौकोर, भूआब या फिर समचतुर्भुज? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पृथ्वी की आकृति है भूआब, यानी ध्रुवों से तो ये चपटी हुई है और जो विषुवत रेखा है या फिर जो मध्य भाग है वहां से ये बाहर निकली हुई है, यानी उभरी हुई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपको सत्य कथन बताना है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है या फिर सभी? तो देखिए, ये चारों कथन सत्य हैं। यहां से आपके 4 प्रश्न रेडी हो सकते हैं, तो इन 4 कथनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अक्षांश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। ध्रुव पर अक्षांश बिंदु के रूप में रह जाते हैं और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो अक्षांश के संबंध में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, यहाँ पर ये विषुवत रेखा है और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती है। यहाँ पर दे रखा है लंबाई में वृद्धि होती है, जो कि गलत है। तो ऊपर के जो तीनों फैक्ट हैं अक्षांश के संबंध में, ये कथन सत्य है।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर उपरोक्त सभी। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा इन पांचों राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर थोड़ा सा भाग है मध्य प्रदेश का, फिर यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा और ये है आंध्र प्रदेश। तो ये पांचों नाम आपको ध्यान रखने हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन, 365 दिन 6 घंटे, 366 दिन या फिर 366 दिन 6 घंटे। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन और 6 घंटे में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो देखिए पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है। तो देखिए ये रेखा कौन सी है? क्या ये कर्क रेखा है या विषुवत रेखा, मकर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा? देखिए ये रेखा है विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध दो भागों में बांटती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। जो बीच में ये रेखा है ये है विषुवत रेखा। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी विषुवत वृत्त पर होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। कुल मानक देशांतरों की संख्या 360 होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही हैं या फिर सभी। देखिए ये चारों कथन सत्य है। तो ये चारों कथनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पहला कथन मैं आपको समझा देता हूं। समझिए ये हमारी पृथ्वी है और ये है विषुवत रेखा। देशांतर रेखा किस प्रकार होती है? इस प्रकार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है विषुवत वृत्त पर, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इनके बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहां पर होती है? ध्रुव पर, यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त होती है इस प्रकार, और जो अक्षांश रेखाएं होती है ये पूर्ण वृत्त होती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कुल मानक देशांतरों की संख्या 360 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बसंत विषुव कब होता है? तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 21 मार्च को होता है बसंत विषुव। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीष्म अयनांत है, यहाँ पर ये शीत अयनांत है और नीचे पतझड़ विषुव 23 सितंबर को होता है। तो इनसे संबंधित भी हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। पृथ्वी के पश्चिमी भाग में सूर्योदय सबसे पहले होता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना एक परिभ्रमण पूरा करती है, या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी के पश्चिमी भाग में सूर्योदय सबसे पहले होता है। देखिए जो पृथ्वी का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ये असत्य कथन है। बाकी के जो नीचे के दो कथन है ये सत्य है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। पतझड़ विषुव कब होता है? तो जस्ट मैंने आपको सारे बता दिए थे। अगर आपने सही से देखा है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 23 सितंबर। ये आप ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर को होता है पतझड़ विषुव। और बसंत विषुव कब होता है? तो जस्ट हमने आगे देखा था 21 मार्च को। उत्तरी अयनांत होता है। तो देखिए उत्तरी अयनांत होता है 21 जून को। तो 21 जून को जो सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी अयनांत 21 जून को होता है। दक्षिणी अयनांत होता है। तो देखिए दक्षिणी अयनांत होता है 22 दिसंबर को।
22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती है? मकर रेखा पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास 12,756.6 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,514 किलोमीटर है, या फिर सभी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये चारों कथन सत्य हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो आपको मैं चित्र बना के बता देता हूं। यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो भूमध्यवर्ती व्यास यानी यहां से लगाकर यहां पर ये, तो ये कितना है? 12,756.6 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय व्यास है इस प्रकार, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितना है? ये है 12,514 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और परिधि भी आपको ध्यान रखनी है कि ध्रुवीय परिधि कितनी है और जो भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो 4 क्वेश्चन आप यहां से आपके रेडी होते हैं। यदि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 1 बजे हो तो उसी समय 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा? तो आपके लिए मैंने यहां पर एक फैक्ट लिखा है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको कंडीशन भी बता देता हूं, थोड़ी बहुत देख लीजिए। यहां पर देशांतर का अंतर ज्ञात करना, जो भी आपको देशांतर दे रखे पहला आपको उनका अंतर ज्ञात कर लेना है और प्राप्त अंतर को आपको किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है। फिर जो भी समय आपको प्राप्त होता है अगर वो 60 मिनट से अधिक हो तो उसको हम घंटे में परिवर्तित करेंगे। और प्राप्त समय को दिए गए समय से अगर वो पश्चिम में हो तो उसको घटा देंगे और अगर पूर्व में हो तो जोड़ देंगे। तो ये कंडीशन है, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए यहां पर। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम देशांतर का अंतर ज्ञात करेंगे। यहां पर कितना दे रखा है? 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और यहां पर दे रखा है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इन दोनों के मध्य अंतर है 5 डिग्री देशांतर का। अब प्राप्त अंतर को यानी 5 डिग्री का जो अंतर आया है उसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 20 मिनट। अब 20 मिनट तो हमको इसको तो हमें 1 घंटे में परिवर्तित नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये 60 मिनट से कम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। प्राप्त समय अगर दिए गए समय के पश्चिम में हो तो समय को हम घटा देंगे। तो देखिए 15 डिग्री यहां पर ये पश्चिमी देशांतर है, तो इसके हम पश्चिम में चलेंगे तभी तो आएगा 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो हम पश्चिम में चल रहे हैं तो पश्चिम में जाने पर हम घटा देंगे। तो 20 मिनट को हमको घटाना है 1 बजे में, तो कितना आएगा? 12.40 PM। यहाँ पर दोपहर की बात कर रहे हैं हम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 12.40 PM। तो आप ध्यान रखिएगा 12:40 होंगे उस समय। आप वापस यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा सोचें, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। आपको यहाँ पर जो 15 है यहाँ पर लिखना है 20, और जो 20 है यहाँ पर लिखना है आपको 30। क्वेश्चन सेम रहेगा, कंडीशन सेम है। सबसे पहले आपको देशांतर का अंतर ज्ञात करना है, फिर उसको 4 से गुणा करना है। अगर जो प्राप्त समय है वो 60 मिनट से अधिक हो तो उसको आप घंटे में परिवर्तित कर दो। अगर अब वापस यहाँ पर कंडीशन तो आपके पास वही है पश्चिम वाली, तो आपको समय घटाना है। जो भी आपके पास समय आ जाए उसको आप इसमें से घटा देना और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लेना। पर दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। देखिए दिशा सूचक यंत्र की जो सुई होती है वो हमेशा दर्शाती है उत्तर दिशा को। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर ये दे रखा है दिशा सूचक यंत्र। वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? भारत, अमेरिका, श्रीलंका या फिर इटली? तो देखिए वास्को डी गामा ने भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। वास्को डी गामा भारत के केरल के किस तट पर
1498 में पहुंचा था? कोच्चि, कालीकट, काकीनाडा या फिर कोई नहीं? तो देखिए केरल के इस तट का नाम है कालीकट तट। कालीकट तट पर पहुंचे थे वास्को डी गामा। कब? 1498 में। ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप में कब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था 16वीं सदी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आरंभिक प्रिंटिंग मशीन थी वो कुछ इस प्रकार दिखती थी। नई दुनिया अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की? 1490, 1492, 1494 या फिर 1498 में? तो देखिए अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी 1492 में। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम ग्लोब का निर्माण कब हुआ था? 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी में, 13वीं सदी के पश्चात या फिर 21वीं सदी में? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रथम ग्लोब का निर्माण हुआ था 13वीं सदी के पश्चात। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्राप्त करते हैं जैसे कि परिवहन, तापमान, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज इत्यादि, उन्हें कहा जाता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र या फिर भू संपत्ति मानचित्र? तो देखिए जो इस प्रकार के मानचित्र होते हैं, चाहे परिवहन का मानचित्र हो, तापमान को दर्शाने वाला मानचित्र हो, उद्योग हो या फिर जनसंख्या या फिर खनिज को दर्शाने वाले मानचित्र हो, इन मानचित्रों को कहा जाता है विषयक मानचित्र। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र और भू संपत्ति मानचित्र। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भौतिक मानचित्र। आपने भारत का भी भौतिक मानचित्र जरूर देखा होगा, उसमें भारत के जो पठार हैं और जो भारत की नदियां हैं सारे उसमें दे रखे होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। देश, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र या फिर भू संपत्ति मानचित्र? तो देखिए इस प्रकार के मानचित्र को कहा जाता है राजनीतिक मानचित्र। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सामान्यतः भू संपत्ति मानचित्र जिनके पास होते हैं वे कौन है? ग्राम सेवक, पटवारी, सरपंच या फिर वार्ड पंच? तो देखिए सामान्यतः जो भू संपत्ति मानचित्र होते हैं वो होते हैं पटवारी के पास। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो देखिए पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आप सभी को पता है दिन में 24 घंटे होते हैं और जो पृथ्वी अगर पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री बनेंगे? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हम 24 का अगर भाग दे तो कितना आएगा? तो हम 12 से इसको काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 2 का भाग फिर 30 में देंगे तो 15 आएगा। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी पृथ्वी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट और भी है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? तो देखिए पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में समय लगाती है 4 मिनट का। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 घंटे में पृथ्वी अगर 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अभी 60 मिनट को हम 15 डिग्री से डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 चौक 60 होता है, तो 4 आ गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 1 डिग्री में पृथ्वी घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 4, 7, 5 या फिर 9? तो देखिए कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। देखिए आप सभी को 7
महाद्वीप है ये तो पता ही होगा, लेकिन आपको क्रम भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर मैप में देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सेकंड नंबर पर है अफ्रीका, थर्ड नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, फिफ्थ नंबर यहाँ पर नीचे दे रखा है अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पर है यूरोप और सेवंथ नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, रॉकी, इंडीज, यूराल या फिर बेकाल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये यूराल पर्वत है, यहाँ पर ये एशिया दे रखा है और ये यूरोप। और ये यूराल पर्वत किस देश में है, तो ये है रूस में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर, फारस की खाड़ी, सुएज नहर, पनामा नहर या फिर एक और तीन दोनों। तो देखिए एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर और जो सुएज नहर है ये दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिफ्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर मैप में देखिए, यहाँ पर ये है लाल सागर और इसके आगे यहाँ पर ये सुएज नहर है। तो इसके जो इधर है वो है अफ्रीका और इधर है एशिया, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहां पर है, देखिए ये है नेपाल चीन सीमा पर। एशिया महाद्वीप के संबंध में असत्य कथन है, यह पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या रहती है। इसके उत्तर में अत्यधिक ठंडी व दक्षिण में गर्म और आर्द्र जलवायु है। एशिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। देखिए एशिया के संबंध में जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है वो गलत है। देखिए नील नदी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, या फिर हम विश्व की सबसे लंबी नदी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन हम इसको एशिया की सबसे लंबी नदी नहीं कह सकते। तो जो एशिया के संबंध में 3 फैक्ट है ये ऊपर के आपको ध्यान रखने हैं। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है, अरल सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर या फिर कोई नहीं। तो देखिए ये स्थान है मृत सागर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेड सी और इनके साइड में कौन कौन से देश है, जॉर्डन है, यहाँ पर ये इजराइल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बत का पठार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं तिब्बत के पठार की। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन रीट एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो ये चैप्टर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इस बार भी यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। लीना नदी, यांगतीसी, येनिसी या फिर इरावती नदी। तो देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी नदी, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइना में बहती है यांगतीसी नदी। देखिए एशिया की तो सबसे लंबी नदी है यांगतीसी। अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। सेकंड नंबर पर कौन सी है, अमेजन। और थर्ड नंबर पर कौन सी है, थर्ड नंबर पर है यांगतीसी नदी। फोर्थ नंबर पर है मिसिसिपी नदी। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। और फिफ्थ नंबर पर है येनिसी नदी। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद कौन सा महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो देखिए ये महाद्वीप कौन सा है, ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो आप इस मैप को देखकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए अफ्रीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि, कैस्पियन सागर या फिर 1 व 2 दोनों। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिब्राल्टर जल संधि और यहाँ पर ये आगे है भूमध्य सागर, ऊपर ये यूरोप है, नीचे अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहरा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किस महाद्वीप में, ये है अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये
निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में नहीं है? सहारा मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या फिर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थिति यहां पर है। तो जो ऊपर के तीनों हैं ये कहां पर है? ये है अफ्रीका में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। सेकंड नंबर पर कौन सी है? अमेजन नदी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस नदी के बेसिन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र है? तो ये नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, कांगो नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कांगो नदी। ये आप ध्यान रखिएगा। कांगो नदी के बेसिन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र है। कांगो नदी कहां पर है? तो देखिए यह है अफ्रीका, और अफ्रीका में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये बह रही है कांगो नदी। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। सवाना घास के मैदान कहां पर हैं? तो देखिए सवाना घास के मैदान कहां पर है? ये है अफ्रीका में। यहां पर आप देख सकते हैं। और ये किस प्रकार के घास के मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और देखिए दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड नामक शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए कौन सी है? ये है एटलस पर्वत। ये आप ध्यान रखिएगा, ये यहां पर है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम 2018 में आया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये कहां पर है? तंजानिया में। तंजानिया कहां पर है? यहां पर आप देख सकते हैं। विश्व की ताजे पानी की दूसरी बड़ी झील है, तो कौन सी है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, वुलर झील या फिर चिल्का झील। तो देखिए ये झील है ऑप्शन नंबर 2 विक्टोरिया झील। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की ताजे पानी की पहली बड़ी झील कौन सी है, तो ये है सुपीरियर झील। सेकंड है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में, यहां पर। और देखिए ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी है विक्टोरिया झील, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी झील से किस नदी का उद्गम होता है? नील नदी का उद्गम होता है। न्यूफाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपीय समूह और ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंग हैं? तो देखिए ये सभी अंग हैं उत्तरी अमेरिका के, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तरी अमेरिका में नहीं है? रॉकी पर्वत, अलास्का पर्वत, अपलेशियन माउंटेन या फिर एंडीज पर्वत। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में नहीं है एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट होगा। तो रॉकी पर्वत, अलास्का पर्वत और अपलेशियन माउंटेन ये सभी कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। और देखिए उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अपलेशियन माउंटेन, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट देनाली। और यहां पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये अलास्का जो श्रेणी है वहां पर है माउंट देनाली। उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका का जो सबसे नीचा क्षेत्र है वो है कैलिफोर्निया की मृत घाटी, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये है डेथ वैली, तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ग्रैंड कैनियन स्थित है कोलोराडो नदी पर, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहां पर है ग्रैंड कैनियन। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। और देखिए जस्ट हमने आगे देखा था कैलिफोर्निया के बारे में, ये जो है ये है कैलिफोर्निया। उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में शामिल नहीं है। सुपीरियर, इरी, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरॉन या फिर विक्टोरिया। तो देखिए उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में शामिल नहीं है विक्टोरिया। तो 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, इरी, मिशिगन, ओंटारियो और ह्यूरॉन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये दे रखी है ना, ये है सुपीरियर, ये है मिशिगन, ये है ह्यूरॉन, ये है इरी और ये है ओंटारियो। तो इन 5 जिलों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ये कहां पर है? ये है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर।
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहां पर है? तो देखिए यह है दक्षिणी अमेरिका में। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से लगाकर ये यहां तक विस्तृत है। दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है एकांकागुआ। यहां पर आप इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। सबसे गहरा गर्त मैरियाना किस महासागर में है? तो ये किस महासागर में? यह है प्रशांत महासागर में। यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। लगभग ये 11 किलोमीटर गहरा है, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है सबसे नीचे, उसके ऊपर है पपुआ न्यू गिनी, उसके जस्ट ऊपर है ये मैरियाना ट्रेंच। यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है वेनेजुएला में। यहां पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। वेनेजुएला किस देश किस महाद्वीप में है? तो देखिए यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। यहां पर आप देख सकते हैं यह है एंजिल जलप्रपात और कारोनी नदी पर यह बना हुआ है। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन नदी। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित किस मरुस्थल को माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है अटाकामा मरुस्थल को। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आप देखिए ये ऊपर है पेरू और ये चिल्ली में यहां पर है अटाकामा डेजर्ट। ये आप ध्यान रखिएगा इसकी लोकेशन। किस नदी के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है? तो देखिए नदी कौन सी है? ये है अमेजन नदी। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा है अमेजन नदी का बेसिन और देखने में भी ऐसे ही लगता है धरती के पूरे फेफड़े। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व की सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है? तो देखिए विश्व की सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। एक फैक्ट ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा। सन 1960 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो देखिए इनका नाम है गिरिराज सिंह सिरोही। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हीं के नाम पर अंटार्कटिका के एक स्थान का नाम रखा गया था सिरोही पॉइंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत ने मैत्री नामक स्थान पर एक शोध केंद्र भी स्थापित किया है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका की खोज 1773 में किसने की थी? तो देखिए अंटार्कटिका की खोज की गई थी जेम्स कुक के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा, आप मैप में देख सकते हैं। और ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये एक पूरा ठंडा मरुस्थल आप इसको कह सकते हैं। और देखिए इस पर पहला कदम किसके द्वारा रखा गया था? तो पहला कदम रखा गया था जॉन डेविस के द्वारा 1821 में। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्रायद्वीप की भी विशेषता रखता है? तो देखिए प्रायद्वीप की विशेषता रखने वाला जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके 3 ओर जल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जल है, यहाँ भी जल है और यहाँ पर भी जल है। और ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये है यूरोप महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो उत्तरी अमेरिका। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है? तो देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यहाँ पर आप देखिए ये है वोल्गा नदी और ये कहां पर गिरती है? आप ये देखिए यहाँ पर ये कैस्पियन सागर दे रखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। निम्न में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है? आल्प्स पर्वत, कॉन्केसस पर्वत, यूराल पर्वत, पिरेनीज पर्वत या फिर सभी? तो देखिए ये चारों पर्वत कहां पर स्थित है? यूरोप में स्थित है। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहला कौन सा है? आल्प्स पर्वत। तो ये कहां पर है? यहाँ पर ये देखिए आप, ये यहाँ पर है।
कॉन्केसस पर्वत, यहाँ पर आप देखिए ये रहा यूराल पर्वत, ये पूरा यूराल माउंटेन, और पिरेनीज पर्वत ये यहाँ पर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा लोकेशन इनकी। ओसेनिया कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, तस्मानिया को, या फिर सभी? देखिए इन सभी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ओसेनिया, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहां पर आप ये जो देख रहे हैं ब्लू लाइन, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध जीव कौन सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कंगारू। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार किस महासागर में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित। और ये कहां पर है? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी तट पर। यहां पर प्रसिद्ध सोने की खाने कुलगार्डी व कालगोर्ली कहां पर स्थित है? तो देखिए ये दोनों प्रसिद्ध खाने, सोने की खाने, ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर आप देख सकते हैं जो व्हाइट कलर दे रखा है ये है कुलगार्डी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी के पास स्थित है कालगोर्ली। नीचे के दो फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरिनो भेड़ है ये कहाँ की फेमस है? ये है उनके लिए प्रसिद्ध है, और ये ऑस्ट्रेलिया की फेमस भेड़ है। और यहाँ की दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? मर्रे और डार्लिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रशांत महासागर विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो प्रशांत महासागर है इसका क्षेत्रफल अगर सभी महाद्वीपों को मिला दिया जाए तो उससे भी अधिक है। और ये किस प्रकार की आकृति बनाता है? तो आप देख सकते हैं त्रिभुज के समान यह आकृति बनाता है। यहां पर आपको सत्य कथन बताना है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुज के समान है। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये तटीय है, तटीय क्षेत्र को अग्नि मेखला कहा जाता है, या फिर सभी? देखिए तीनों कथन सत्य है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस महासागर में डागर बैंक और ग्रैंड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र हैं? तो देखिए ये दोनों क्षेत्र कहां पर है? देखिए ये है अटलांटिक महासागर में। देखिए ये है ब्रिटेन, ब्रिटेन के पूर्व में यहाँ पर ये दे रखा है डागर बैंक, और ये है कनाडा, कनाडा के जस्ट यहाँ पर ये दे रखा है ग्रैंड बैंक। तो इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जस्ट हमने आगे देखा था कि जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति किस प्रकार है? तो देखिए इसकी आकृति है एस के समान। मॉरिशस और मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडागास्कर और मॉरिशस किस महासागर में? तो यह है हिंद महासागर में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा महासागर है? तो देखिए ये महासागर है आर्कटिक महासागर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप देख लीजिए ये आर्कटिक महासागर ये कहां पर है? तो देखिए ये है जो नॉर्थ पोल है वहां पर। प्रेयरी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? देखिए प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकेशन भी आप देख लीजिए यहाँ पर है प्रेयरी घास के मैदान। स्टेपी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो देखिए स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं यूरेशिया में। यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप में। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है स्टेपीज। तापमान के आधार पर पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 2,
3, 4 या फिर 5 भागों में। तो देखिए पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। फर्स्ट कौन सा है? उष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये क्षेत्र है ये है उष्ण कटिबंध। सेकंड नंबर पर कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर में यहाँ पर ये और दक्षिण में ये जो क्षेत्र है ये है शीतोष्ण कटिबंध। जो शेष बचता है ये कौन सा है? ये है शीत कटिबंध। तो 3 कटिबंधों में बांटा गया है तापमान के आधार पर पृथ्वी को, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल, सियरा नेवादा मरुस्थल या फिर कच्छ मरुस्थल। देखिए भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख मरुस्थल। यहां पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहां पर आपको सही सुमेलित करना है, कटिबंध को मिलाना है उनकी अक्षांशीय स्थिति से। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो देखिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। जो देखिए उष्ण कटिबंध है इसकी अक्षांशीय स्थिति है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। जो शीत कटिबंध है इसकी अक्षांशीय स्थिति है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। और जो शीतोष्ण कटिबंध है इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। तो देखिए फर्स्ट का क्या हो रहा है? फर्स्ट का हो रहा है सी नंबर पर। तो फर्स्ट का सी केवल 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। फिर सेकंड का ए, तो सेकंड का ए केवल इसमें दे रखा है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अक्षांशीय स्थिति आप ध्यान रखिएगा इन तीनों कटिबंधों की। सत्य कथन है उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ध्रुव पर 6 माह दिन और 6 माह रात होती है, या फिर सभी कथन सत्य है। देखिए तीनों कथन सत्य है, तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग कहलाते हैं बकरवाल, इग्लू, एस्किमो या फिर कोई नहीं। तो देखिए ये लोग कहलाते हैं एस्किमो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो फोटो दे रखा है ये इन्हीं लोगों का है। किस कटिबंध पर सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार तो लंबवत पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत, श्रीलंका और ब्राजील किस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं। देखिए ये देश आते हैं उष्ण कटिबंध के अंतर्गत, ये आप ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड किस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं। देखिए ये दोनों देश ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ये आते हैं शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे किस कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं। तो देखिए चारों देश कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ये आते हैं शीत कटिबंध के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी और सर्दी एक जैसी ही रहती है? तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं, ऑप्शन वही है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उष्ण कटिबंध। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंध की विशेषता होती है कि इसमें मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, सर्दी और गर्मी एक जैसी ही रहती है। याक मुख्य रूप से कहाँ का प्राणी है? थार मरुस्थल, मैदानी प्रदेश, लद्दाख मरुस्थल या फिर प्रायद्वीपीय भारत। देखिए जो याक है ये मुख्य रूप से प्राणी है लद्दाख मरुस्थल का, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र कहलाता है स्टेपी, दोहरे, कटिबंध या फिर मैदान। तो देखिए ये क्षेत्र कहलाता है कटिबंध, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। एस्किमो जनजाति के घर को कहा जाता है फला, गोर, इग्लू या फिर कोई नहीं।
तो देखिए जो एस्किमो जनजाति है उनके घर को कहा जाता है इग्लू। और ये किस प्रकार के घर होते हैं? ये बर्फ के घर होते हैं। तो यहाँ पर आप इसका एक फोटो भी देख सकते हैं इग्लू का। तो ये आपको ध्यान रखना है, इग्लू किनके घर होते हैं? एस्किमो जनजाति के। एस्किमो जनजाति कहाँ पर रहती है? उत्तरी ध्रुव पर। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सर हमने इस वीडियो को पूरा देखा है, फुल्ली वॉच्ड। तो ये आपको जरूर लिख के बताना है। और वीडियो आपको किस प्रकार लगा है ये भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आपका एक कमेंट हमें काफी अधिक मोटिवेट करता है इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो से पहले जितने भी हमने मैराथन वीडियोस डाले हैं उनका रिवीजन नहीं किया है तो आप इस चैनल को विजिट करें, उनका भी आपको रिवीजन करना है। धन्यवाद।